हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनिया सर आज आपके लिए ग्रेजुएशन वाला पार्ट, हमारा जो ग्रेजुएशन का जो पार्ट है यानी बीएससी वाला पार्ट, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ग्रेजुएशन वाले पार्ट में अब तक आपने देखा था कि जो भी हमारे पास जो हमारा जो पैटर्न चला आ रहा है उसके बारे में मैं आपको 1 मिनट बताना चाहूंगा कि बारे में जो हमारा सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम है हमारा, इसमें 3 चीज होती हैं। पहला जो पार्ट है आपका वो है आपका 11th-12th स्टैंडर्ड, इस स्टैंडर्ड का है। दूसरे नंबर पर आता है हमारा ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड यानी बीएससी स्टैंडर्ड आएगा हमारा। और थर्ड नंबर पर आता है आपके टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड। ये 3 चीजें हमारे पास जो हमारा एग्जाम है उसके अंदर 3 चीजें आती है। एक तो 10 से 12 तक का स्टैंडर्ड, एक बीएससी का स्टैंडर्ड और एक टीचिंग मेथड। अब बिगर जो आपने देखा पिछले जो एग्जाम हुए उनमें 2 वर्ष में जो आप 2022 और 2025 का कंपैरिजन करें तो यहां से लगभग 50 क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन आए? और यहां से लगभग मैं कह रहा हूं आपको 80 लगभग आए। इतने क्वेश्चन यहां से पूछे गए। टीचिंग मेथड से 20 क्वेश्चन पहले भी आते थे और आज भी वही 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। यहां से 50 के लगभग पहले अंतर था, अभी लगभग 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और इधर से ग्रेजुएशन वाले में 80 के लगभग आ रहे हैं। और टीचिंग मेथड इस प्रकार से जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं 150। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अब 2022 और 2025 के एग्जाम को अगर देखें तो ज्यादातर जो फोकस हुआ है एग्जामिनर जो सेट करने वाले का जो पेपर सेटर है उसका फोकस किस पर रहा है? ग्रेजुएशन के पार्ट पर, बीएससी के पार्ट पर रहा है। 11th-12th पर 2022 से पहले जो एग्जाम हुए थे उनमें इसका पार्ट ज्यादा था, लगभग 90 क्वेश्चन आते थे और 40 क्वेश्चन यहां आते थे। अब बिल्कुल अपोजिट कर दिया है। तो इसलिए अब हमें यह भी ध्यान देना है कि सिलेक्शन के लिए बीएससी का जो पार्ट है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मजबूत होना चाहिए। साथ के साथ 10 से जो 12 तक का जो पार्ट है वो भी अच्छा होना चाहिए और साथ के साथ टीचिंग मेथड भी होने चाहिए। अगर कोई बच्चा सभी चीज को करके चलेगा तो ही सिलेक्शन की रेंज में आ पाता है, अदरवाइज नहीं। एक भी पार्ट में आप बिल्कुल भी लूजनेस नहीं रखेंगे। हो सकता है यहां से टफ क्वेश्चन आए और सरल आए, दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं हर पार्ट में से। अगर टफ क्वेश्चन रह भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरल क्वेश्चन होना चाहिए। यहां से भी दोनों तरह क्वेश्चन आएंगे। एक बार टफ क्वेश्चन रह गया तो कोई बात नहीं, लेकिन सिंपल जो क्वेश्चन है वो तो रहने चाहिए। हमारा उद्देश्य ये है कि सभी जगह से मार्क्स खींचने और सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और अगर 150 में से आपको 100 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कि हमारे 100 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट और सही भी जाएं, उसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी ग्रेजुएशन और 11th-12th वाले पार्ट पर और टीचिंग मेथड पर। तब जाके आप जो क्वेश्चन की जो क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी बनाओगे तब आपका काम चलेगा। तब आपको मान लीजिए सिलेक्शन की केस में आएंगे, रेंज के अंदर आएंगे। उधर आपका जीके का पार्ट होता है तो उसके बाद आप जीके के पार्ट को भी साथ ही साथ कवर करना होगा। अब बीएससी का जो पार्ट है सबसे पहले आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला पार्ट, अमूर्त बीजगणित। और उसमें हम लेते हैं आपको नंबर 1 सबसे पहले होता है हमारा ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा कि भाई सेट क्या है उनके बारे में बताऊंगा। नंबर 1 सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होती हैं। नेचुरल नंबर्स
आप सभी जानते हैं नेचुरल नंबर का जो सेट है वो किससे दर्शाया जाता है, n से। और इसके अंदर जो संख्या आती है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है, 1 से लेकर और सभी पॉजिटिव नंबर्स यानी इनफाइनाइट तक जाती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सभी पॉजिटिव नंबर जो कहां से स्टार्ट हो, 1 से लेकर सभी पॉजिटिव नंबर, सभी धनात्मक संख्याएं किसके अंदर आती हैं, नेचुरल नंबर के अंदर आती हैं। नंबर सेकंड पर अगर हम आए तो वो क्या होती हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर को आप W से दर्शाते हो, W से दर्शाते हो। और होल नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर में क्या और आ जाए, 0, तो उसे क्या कहते हैं, होल नंबर। तो 0 से स्टार्ट होकर और सभी प्राकृत संख्याएं, ये सभी क्या हैं, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर के जो सेट में 1 आता है और सभी धनात्मक संख्याएं, होल नंबर का जो सेट है हमारा W से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 0 से स्टार्ट होकर सभी 0 प्लस सभी धनात्मक संख्याएं। इसके बाद आता है आपका इंटीजर नंबर्स, यानी जिन्हें कहते हैं आप पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को आप I से भी दर्शा सकते हो और Z से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, I या Z। पूर्णांक संख्याओं के अंदर आपकी सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और 0 क्या आती हैं, पूर्णांक संख्या के अंदर आती हैं। सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और 0, यानी 0 प्लस सभी धनात्मक, सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, ये हमारी किसके अंदर आती हैं, इंटीजर के अंदर। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो कहने का मतलब यह है 0 फिर 1 2 3 4 5 6 अप टू पॉजिटिव नंबर, और इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 अप टू नेगेटिव। तो जो Z है, इंटीजर है हमारा, उसके अंदर सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और 0 आती है। इंटीजर के अंदर हमारी सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और 0 आती हैं। इसके बाद आता है कि Z पॉजिटिव। Z पॉजिटिव का मतलब है सभी धनात्मक संख्याएं, यानी इंटीजर की सभी पॉजिटिव नंबर्स इसके अंदर आती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 अप टू, ये Z पॉजिटिव के अंदर है। Z नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव वाली संख्याएं, यानी कि -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, इस तरह से अभी नेगेटिव नंबर। तो Z नेगेटिव का मतलब होता है सारी नेगेटिव इंटीजर, जो हमारी सभी अऋणात्मक पूर्णांक संख्या है वो आएंगी। और Z पॉजिटिव का मतलब होता है हमारी सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। अगर हमारे पास Z0, इसका मतलब क्या है, Z0 में वो पूर्णांक संख्या आती है कौन सी, जिनमें 0 को छोड़ दें बाकी की सभी पूर्णांक संख्याएं, यानी 0 को छोड़ दो इसको, तो सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याओं को किससे लिया जाता है, Z0, यानी कि +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6 -7, इस तरह से। Z0 या Z0 में सभी कौन सी आती हैं, 0 को छोड़कर सभी पॉजिटिव और सभी नेगेटिव इंटीजर को किस में लिया जाता है हमारा, Z0 के अंदर।
अभी तक जो मैंने बताया आपको तीनों, नंबर 1 नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, तीनों की एक खास बात होती है। क्या तीनों की क्या खास बात होती है कि भैया तीनों की ये सबसे बड़ी खास बात ये है आपके लिए कि देखिए, हाँ जी, तीनों की सबसे बड़ी खास बात आपके पास ये है कि जो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, इनके मध्य इन संख्याओं के अलावा और कोई संख्या नहीं आती। और कोई संख्या का मतलब है जैसे नेचुरल नंबर है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद क्या आएगा 3, बीच की संख्याएं नहीं, यानी इनके बीच में दशमलव वाली बहुत होती है 1.1, 1.01, 1.02, वो नहीं आती इसके बीच में नहीं, यानी अगर 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही आएगा। इसी प्रकार होल नंबर में भी 0 के बाद 1 ही आएगा और 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3, यानी कंप्लीट नंबर ही आती है, फ्रैक्शन नंबर नहीं आती। यानी 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 ही आएगा। इनके बीच की ना तो दशमलव वाली संख्या आती है और ना ही भिन्न वाली संख्या इनके अंदर आती है। इसके बाद इंटीजर, इसमें भी सेम प्रोसेस है, 0, 1, 2, 3, -1, यानी 0 के बाद नेगेटिव में चलेंगे तो डायरेक्ट -1 आएगा, ना कि -0.5, ना कि -0.25। यहां 0 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 2 ही आएगा, यानी बीच की संख्या यहां भी नहीं आती। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि जो हमारी ये संख्या है इनके अंदर ये क्या है, कंप्लीट यूनिट है, इनके बीच में कोई भी फ्रैक्शन वाले पार्ट होते हैं या डेसिमल जो नंबर होते हैं वो नहीं आते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ऐसी वो है हमारे जो सेट है ये संख्याओं के, जिनमें केवल क्या होती है, यूनिट ही आती है, उसका फ्रैक्शन पार्ट नहीं आता है। इसके बाद आता है आपका, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तो हमारा पार्ट आता है नंबर 4, परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं जिनको आप कहते हो रेशनल नंबर, नल नंबर्स, परमेय संख्याएं। अब परमेय संख्याएं देखिए, नंबर 1 परमेय संख्याओं की फॉर्म, सबसे पहले जो परमेय संख्याओं को दर्शाते तो हम हैं क्यू से, क्यू से तो इसे क्या करते हैं, दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं हम रेशनल नंबर को, क्यू से दर्शाया जाता है। दूसरी चीज, परमेय संख्याएं किस फॉर्म में आती हैं, P/Q के रूप में, Q के रूप में लिखी जाती है। P/Q के रूप में जो लिखी हो वो सभी क्या होती हैं, रेशनल नंबर। नंबर 3, P और Q कहां से आने चाहिए, PQ बिलोंग्स टू Z, यानी कि P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या। नंबर 4, Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हर का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई संख्याएं इस फॉर्म में है, यानी P/Q के रूप में हो और P और Q बिलोंग्स टू Z हो, इंटीजर हो और Q का मान क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, तो ऐसी संख्याओं को सभी को हम क्या कहते हैं, परमेय संख्याएं। तो परमेय जो संख्याओं का जो सेट है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से।
किस फॉर्म में लिखी जाती है? P बटे Q। P और Q कहां से आते हैं? बिलोंग्स टू Z, और Q नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा आपका क्या है? परमेय संख्याओं का सेट है। परमेय संख्याओं का सेट है हमारा, जो किस फॉर्म में लिखा जाता है? इस फॉर्म में लिखा जाता है। यानी कि आपका जो सेट है वो क्या बना? Q P बटे Q और PQ बिलोंग्स टू Z और Q नॉट इक्वल टू 0। तो परमेय संख्याओं में सभी भिन्नात्मक संख्या जो भी है, जैसे सबसे पहले 0 परमेय संख्या है सर, 1 है, 2 है, बिल्कुल है। सभी धनात्मक संख्या जो अब तक आप पढ़ के आए, सभी धनात्मक संख्या परमेय है। 0 परमेय है। सभी ऋणात्मक संख्या परमेय है कि भैया -1 है, -2 है, -75 है, परमेय है। ओके, आपके यहां लिख दिया 1075 परमेय है सर। ये सभी क्या है? सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और 0, यानी जो आपने पढ़ी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये तो सभी है ही है। इनके अलावा क्या? साहब 3/7 भिन्न वाली संख्या परमेय है। 22/7 क्या है? परमेय है सर। कुछ भी लिख दो, -5, -7 परमेय है सर। जो P/Q के रूप में लिख गया, P/Q के रूप में लिख गया, वो हमेशा ही क्या होगा? परमेय होगा। आपने लिख दिया कि -37/39, तो ये भी क्या है? परमेय है। 0.23 कैसी है? परमेय है। 0 दशमलव में कोई भी हो। 0.666 कैसी है? परमेय है सर। √4 कैसी संख्या है सर? परमेय है। क्यों? √4 का वर्गमूल क्या आएगा? क्या आएगा? पूर्ण वर्ग संख्या, तो वर्गमूल आ जाएगा +2 और -2, पूर्ण वर्ग संख्या है। √36 क्या है? परमेय, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 6 ± 6। इसका मतलब ये भी क्या है? आपकी परमेय संख्या है। तो अगर √ के अंदर कोई भी जो डिजिट आ रही है, अगर वो क्या है? पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है, कंप्लीट स्क्वायर है, तो वो भी क्या होती है? परमेय संख्या। इस तरह से तो आप जितनी भी पढ़ते हो, सारी की सारी संख्या ज्यादातर क्या है? परमेय, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर, चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे भिन्नात्मक हो, चाहे दशमलवात्मक हो। सभी संख्या किसके अंदर आती हैं? Q के अंदर आती है, यानी हमारे परमेय संख्याओं के अंदर आती हैं। परमेय संख्या ऐसी संख्या, अब तक आपने नेचुरल नंबर पढ़ी, कौन सी पढ़ी? N, फिर Z, और फिर होल नंबर, और फिर Z, और फिर क्या आया? Q। इन तीन में कौन सी नहीं थी? भिन्नात्मक और दशमलव वाली। तो भिन्नात्मक और दशमलव वाली संख्या कहां से स्टार्ट होती हैं? Q से, परमेय संख्या से। इससे पहले नहीं आती। तो Q जो हमारी रेशनल नंबर है, उसके अंदर भिन्नात्मक भी आती हैं, फ्रैक्शनल वाली भी आती है, और डेसिमल नंबर भी आती है। तो एक तरह से फ्रैक्शनल और डेसिमल जो नंबर्स हैं, उनकी स्टार्टिंग कहां से होती है? Q से होती है। इसके बाद कभी भी आपको यह दिया है कि सर Q पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करेगा? सभी पॉजिटिव रेशनल नंबरों को, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो सेट है उसको Q पॉजिटिव से दर्शाएंगे। Q नेगेटिव रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का जो सेट है वो Q नेगेटिव होगा। थर्ड Q0, Q0, इसमें कौन सी आएंगी? 0 को छोड़ के सभी रेशनल नंबर, यानी कि आपको क्या कर दिया? नॉन जीरो रेशनल नंबर्स।
नॉन जीरो रेशनल नंबर किसके अंदर आती हैं? क्यू जीरो के अंदर। क्यू पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्यू नेगेटिव ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर, क्यू जीरो नॉन जीरो रेशनल नंबर, यानी जीरो के अलावा सभी परमेय संख्याएं किसके अंदर आती हैं? क्यू जीरो के अंदर आती हैं। इसके बाद आते हैं हम कि भैया इर्रेशनल नंबर, अपरमेय संख्या क्या होती है? कि अपरमेय संख्या, ये तो परमेय थी, अपरमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं साहब? ओके साहब, अपरमेय संख्याएं वो होती हैं जो परमेय नहीं हो। जो क्या नहीं हो? परमेय नहीं हो। जो परमेय नहीं हो वो सभी क्या होती हैं? हमारी अपरमेय संख्याएं। यानी परमेय एक तरफ और अपरमेय एक तरफ, इसका मतलब हुआ रेशनल और इरेशनल दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होता। एक इधर है तो एक इधर है, दोनों बिल्कुल एंटी हैं, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल को हम क्यू कॉम्प्लीमेंट से दर्शाते हैं, क्यू की पावर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा सा क्यों आते हैं इसके अंदर? इसके अंदर अंडर रूट वाली संख्या, भिन्नात्मक घात वाली संख्या सभी इसके अंदर आती हैं। जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, 2 प्लस अंडर रूट 5, 3 माइनस अंडर रूट 3, 3 की पावर 1/3, 25 की पावर 2/3, 2/3। यानी फ्रैक्शनल जो होती है वो सभी किसके अंदर आ जाती है? जिनकी घात फ्रैक्शनल हो, अंडर रूट के अंदर हो, ये सभी संख्याएं किसके अंदर आती हैं? अपरमेय संख्याओं के अंदर। तो रेशनल और इर्रेशनल, रेशनल में सभी आपकी पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर, जीरो और फ्रैक्शनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर। इर्रेशनल के अंदर वो संख्याएं हैं जो अंडर रूट के अंदर आए, लेकिन कैसी हो? अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नहीं। क्यों? अगर अंडर रूट के अंदर आपने नेगेटिव ले लिया तो क्या बन जाएगी? इमेजिनरी नंबर। आप जानते हो अंडर रूट -1 आयोटा होता है। तो इसलिए ये सभी जो संख्याएं हैं हमारी वो कैसी हैं? अपरमेय संख्याएं। अंडर रूट वाली हो, भिन्नात्मक घात हो, तो वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? हमारी अपरमेय संख्याएं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, वो है हमारी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ये पूरा का पूरा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हमारी रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? अब देखिए, परमेय आपने पढ़ी, रेशनल पढ़ी और इरेशनल, दोनों को मिला दिया जाए, रेशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर किसके अंदर आती हैं? रियल नंबर में। तो वास्तविक संख्याओं को पहली चीज दर्शाते किसने हैं? इसे आर से, आर से दर्शाते हैं। सब कुछ जो चलेगा मैथ में वो रियल नंबर पर ही चलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर तो थोड़ी बहुत कम आती है, बाकी की सब जगह रियल नंबर ही चलती है। तो रियल नंबर का जो सेट होता है उसमें कौन कौन होती है? सभी परमेय संख्या। कौन कौन सी हमारी? सभी परमेय, सभी परमेय संख्याएं और प्लस सभी अपरमेय संख्याएं।
यूनियन सभी अपरिमेय संख्याएं ये किसके अंदर आती है? हमारी वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब ये हुआ आर जो है क्यू यूनियन क्यू सी ये होता है परमेय और अपरमेय संख्याओं का यूनियन किसके अंदर आता है? रियल नंबर के अंदर। यानी सभी, अब आपकी जो भी संख्याएं सभी, चाहे धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे जीरो हो, चाहे भिन्न वाली हो, चाहे दशमलव वाली हो, चाहे अंडर रूट वाली हो, है ना, वो सारी संख्याएं किसके अंदर आती हैं? रियल नंबर। और रियल नंबर जो होता है, आगे आपको काम भी आएगा ये बहुत, रियल नंबर जो होता है हमारा प्लस इनफाइनाइट इधर, और इधर क्या है? माइनस इनफाइनाइट। प्रत्येक वास्तविक संख्या को एक किस से दर्शाया जा सकता है? एक लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। प्रत्येक रियल नंबर किस पर रिप्रेजेंट की जा सकती है? एक लाइन पर। तो हमारी जो रियल नंबर होती है ना, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू -1, -2, -3, -4, -5 अप टू -n। जो रियल नंबर का जो सेट होता है उसके मध्य आपको दिख रहा है 0 से 1, मैंने सिर्फ ये दर्शाया। लेकिन रियल नंबर में कभी भी रियल नंबर के अंदर आप देखेंगे कभी भी गैप नहीं होता। रियल नंबर 0 से 1, 0 और 1 के जो बीच में अनंत इनफाइनाइट क्या है? रियल नंबर है। यानी कि यहां आप देखेंगे तो यहां पर इस तरह से आपको मनी देंगी, इस तरह से, यानी उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। यहां इस तरह से पर्टिकुलर उनके बीच में आप ये चाहें कि भैया 0 और 1 इस तरह इतनी घनिष्ठ होती है, इतनी घनी होती है कि अगर आप उसको बहुत बारीक, जैसे अपना हेयर होता है, बारीक हेयर भी अगर देंगे तो भी वो नहीं जाएगा, इतनी घनिष्ठ होती है। इसका मतलब होता है कि जो रियल नंबर के सेट में संख्या इस तरह से आती है मिली हुई, तो उनको मिलाने से वो क्या प्रतीत होती है? एक रेखा प्रतीत होती है। संख्याएं इस तरह लगी हुई है ये, और वो सभी संख्याएं कैसे रिप्रेजेंट होती है? एक लाइन के रूप में। आप ये बताइए, इस तरह से संख्या है, अब इनके बीच में कहीं गैप दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो आपको क्या दिखाई देगी? एक लाइन दिखाई देती है। तो इसलिए रियल नंबर क्या है? एक लाइन पर रिप्रेजेंट की जाती है, एक लाइन ही होती है, उनके बीच में नो स्पेस, कोई भी स्पेस नहीं होता इनके बीच में कि आप ये बोल रहे हैं कि सर इससे और इसके बीच में तो है ही नहीं संख्या। नहीं, प्रत्येक पॉइंट पर भी बहुत बारीक, कोई भी आप इसके बीच में स्पेल लेंगे सर यहां और यहां के बीच में नहीं, यहां से यहां भी इनफाइनाइट नंबर है उसके अंदर, तो ये एक लाइन पर होती है। तो रियल नंबर जो होता है ना, वो क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये हमारा रियल नंबर का सेट होता है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट की जो नंबर है वो सभी किसके अंदर आती हैं? हमारे रियल नंबर के अंदर आती है। कोई भी संख्या आप जो भी दिमाग में सोचोगे, बस इमेजनरी मत लेना, सारी की सारी क्या है? आपकी रियल नंबर है, सारी की सारी। इतनी होती है इनके बीच में, इनफाइनाइट होती है, रेशनल इरेशनल सारी संख्या, नेचुरल और आपकी होल नंबर, इंटीजर, है ना, इरेशनल, रेशनल, सारी संख्या इसके अंदर आ जाती हैं। और इतने होते हैं कि उनके बीच में गैप ही नहीं होता। इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं
कॉम्प्लेक्स नंबर के जो सेट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। इसके अंदर जो होती हैं वो आती हैं ए प्लस आयोटा बी, और ए और बी कहां से ली जाती हैं? रियल नंबर से। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म की सभी संख्याएं क्या होती हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर में आती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसके अंदर आती है ए प्लस आयोटा बी रूप की, जहां ए और बी क्या है? दोनों रियल नंबर होनी चाहिए। जो हमारी ए और बी है वो क्या होनी चाहिए? रियल नंबर। तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। जैसे 2 प्लस 3 आयोटा या 5 माइनस आयोटा 6, ये सभी संख्याएं कैसी है हमारी? इमेजिनरी। या ओनली फॉर 2। आप कहेंगे साहब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? बोलिए, है क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर? कि सर ये तो नेचुरल नंबर है। बिल्कुल बात सही है। ये तो होल नंबर है। बिल्कुल बात सही है। ये तो सर आपके इंटीजर है। बिल्कुल बात सही है। ये तो रेशनल नंबर है। सही है साहब। इरेशनल नहीं है, रियल है। रियल है। तो सर ये इतनी सारी चीजें कॉम्प्लेक्स कहाँ है? कॉम्प्लेक्स में तो इस फॉर्म में आनी चाहिए। अरे भैया ये भी कॉम्प्लेक्स ही है। 2 प्लस आयोटा 0 लिख दो, आपको ऐसा लगता है तो। है क्या? रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो प्रत्येक संख्या जो आपने पढ़ी, ऊपर जो आप पढ़ के आए, वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में आती हैं। तो जैसे जैसे आप पढ़ के आए, अभी देखिए, अभी आप जो पढ़ के आए ऊपर, ये तो क्लियर है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो कौन सा होता है? ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में सभी संख्याओं लिख सकते हैं, तो वो क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके। अभी आप पढ़ के आए नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। फिर होल नंबर, फिर जेड इंटीजर, फिर क्यू, फिर आर, और फिर सी। प्रत्येक, अब ध्यान देना, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होती है भैया। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या। प्रत्येक नेचुरल नंबर जेड होती है। प्रत्येक क्यू में आती है, यानी प्रत्येक आर भी होती है, और एक ये भी होती है। तो नेचुरल नंबर पर जो प्राकृतिक संख्या है वो होल नंबर, जेड, इंटीजर, परमेय, वास्तविक और कॉम्प्लेक्स तो होती ही होती है। जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे तो ऊपर वाली संख्या आती जाती है। दोबारा कि सर होल नंबर जेड में भी होगी, होल नंबर क्यू में भी होगी, होल नंबर आर में भी होगी, और होल नंबर सी में भी होगी। यानी कि डब्लू इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी, इसमें होगी। फिर कि सर जेड क्यू में भी होगी, जेड आर में भी होगा, और जेड सी में भी होगा। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या परमेय होती है, वास्तविक होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर आएगा सब परमेय संख्या। ओके सर, प्रत्येक परमेय संख्या रियल नंबर भी होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी होती है, और प्रत्येक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो भैया जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर आएंगे, प्रत्येक संख्या उसमें क्या होती है? इंक्लूड होती है हमारी। सभी नेचुरल होल नंबर, सभी होल नंबर इंटीजर, सभी इंटीजर रेशनल नंबर, सभी रेशनल रियल नंबर, और सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सारी संख्या आ जाती है। रियल नंबर में यहां से यहां तक की, कहां से? यहां से यहां तक की रियल नंबर में आ जाती है, और सभी किस में आ जाती हैं? कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाती है। तो प्रत्येक संख्या जो आप पढ़ के आए वो कॉम्प्लेक्स तो है ही है। अगर हम आपसे बात करें मैथ की भाषा में, तो देखिए, नेचुरल नंबर किसका सबसेट है? होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट है? जेड का। जेड किसका सबसेट है? क्यू का। क्यू किसका सबसेट है? आर का। आर किसका सबसेट होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये होता है, ये हमारे सेट है नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर का, और आपका रेशनल नंबर का, रियल नंबर का, और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे जो सेट हैं जो रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और ये जैसे जैसे आएंगे इन सब के क्या है? सबसेट। सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर, उससे कम रियल नंबर, उससे क्यू, फिर जेड, फिर डब्ल्यू और एन होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास पूरे सेट होते हैं जो आपके आगे काम आते हैं। इस तरह से आपको ध्यान है कि हमारी जो नंबर्स हैं, हमारी जो संख्या हैं, वो क्या हैं?
अब बात आती है कि सर कभी भी आपको दिया जाए कि आर पॉजिटिव, क्या बताएगा, सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स को, सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स को। सेकंड, आर नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ऑल नेगेटिव रियल नंबर, सभी ऋणात्मक संख्याओं को। फिर आपसे कहें हम आर जीरो, काम आएगा, आर जीरो का मतलब जीरो को छोड़ दो रियल नंबर्स में से, सभी पॉजिटिव और सभी नेगेटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव यानी जीरो को छोड़कर नॉन जीरो, नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स का जो सेट है वो आर जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जीरो जहां लगा हो, आर जीरो आर नॉट जिसे कहते हैं, इसके अंदर क्या नहीं इंक्लूड होता, जीरो इंक्लूड नहीं होता है। इसके अंदर हमारा क्या इंक्लूड नहीं होता, जीरो इंक्लूड नहीं होता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे जो ग्रुप थ्योरी है उसमें। सबसे पहले जो ग्रुप थ्योरी में जो चीज आपको आएगी, पहली बात तो आता है कि भैया एक होता है सेट, एक हमने लिया सेट ए, क्या लिया हमने, एक लिया सेट ए, ठीक है। ये जो सेट है आपका वो कैसा होना चाहिए, अरिक्त, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ये नॉन एम्प्टी सेट यानी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्टी सेट हुआ तो आगे परिभाषा डिफाइन नहीं होती। सबसे पहले एक सेट होगा हमारे पास और एक होगी हमारे पास कोई भी संक्रिया, ऑपरेशन जिसे कहते हैं हम संक्रिया। अब इन दोनों का कार्य क्या होता है, यहां होगी आपकी एक ऑपरेशन, जैसे हम प्रेजेंट में स्टार से दर्शा रहे हैं कि जो ऑपरेशन है वो क्या है, हमारा स्टार संक्रिया है। दोनों में क्या कॉम्बिनेशन होता है कि इस सेट से हमने दो एलिमेंट्स लिए, क्या लिए इस सेट से, दो एलिमेंट्स के भैया ए और बी बिलोंग्स टू सेट ए। जो हमारा नॉन एम्प्टी सेट है उससे कितने एलिमेंट्स लिए, दो। उन दो एलिमेंट्सों को आपने लिया कि भैया एक तो ए ले लिया और एक बी लिया, दो एलिमेंट्स लिए। जब दो एलिमेंट्स इस सेट से लिए तो ऑपरेशन क्या करता है, उन दोनों एलिमेंट्सों पर ऑपरेट किया, ये संक्रिया लगाई, ए स्टार बी, ये हम दोनों के बीच में आई। जब ये संक्रिया लगी, संक्रिया का कार्य क्या होता है, संक्रिया का कार्य होता है, ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेट करना, यानी उसको हल करना, या हल करने की विधि या हल करने का तरीका क्या है, संक्रिया है हमारा। हल करने का तरीका कह सकते हो या विधि भी कह सकते हो। संक्रिया ऑपरेशन क्या है, ऑपरेट, ऑपरेट आपने देखा होगा डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसके कोई भी जो भी पेशेंट है उसको ऑपरेट करने का मतलब है उसे आप क्या कर रहे हो, इलाज कर रहे हो, वहां पर उसको किसी समस्या का समाधान कर रहे हो कि क्या होगा भाई, चीड़ फाड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जैसी भी कोई बीमारी उसके अनुसार ऑपरेट। तो यहाँ ऑपरेशन का मतलब यह है कि वो जो आपके पास आया, वहां पेशेंट आया, डॉक्टर ने देखा, उसको दिया और ऑपरेट कर दिया। यहाँ संक्रिया क्या है, इससे एलिमेंट्स लिए, उनको ऑपरेट किया, ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेशन लगे संक्रिया करने बाद कोई ना कोई एक एलिमेंट्स देगा। मान लो इससे सी एलिमेंट्स प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, हमें सी एलिमेंट्स प्राप्त हुआ। ऑपरेट यानी ए और बी पर हमने क्या लगाई, संक्रिया, ए और बी दो अवयव, उन पर ऑपरेट किया, या ए और बी के बीच में संक्रिया लगाई, और संक्रिया के बाद में हमें क्या प्राप्त हुआ, एक एलिमेंट्स, यूनिक एलिमेंट्स, ये अवयव प्राप्त हुआ, ये आपका अवयव प्राप्त हुआ। तो ऑपरेशन क्या है, सेट, सेट हमारा क्या काम देगा, सेट से अवयव लिए जाते हैं, सेट अवयव देगा, ऑपरेशन क्या करेगा, उसको ऑपरेट करके एक अवयव देगा, यानी ये हल करने का कार्य करता है। और फिर आपको जो प्राप्त होगा वो ये है, क्या है आपका रिजल्ट, यहां आपको क्या प्राप्त होगा, रिजल्ट।
ये आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये संक्रिया क्या करती है, कार्य करती है। कहीं भी हम अवयव लें, दो अवयव लेंगे तो वो सेट से लिए, अवयवों को हम संक्रिया के द्वारा ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन के बाद जो एलिमेंट्स आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। अब क्या होता है कि जो हमारी ऑपरेशन है, जो हमारी ऑपरेशन यानी संक्रिया है, मूल रूप से मूलभूत जो संक्रिया हैं आपकी कौन कौन सी हैं, मूलभूत संक्रिया, बेसिक फंडामेंटल जो बेसिक ऑपरेशन कौन सी है, ऑपरेशन बेसिक और मूलभूत संक्रिया कौन कौन सी हैं, आप सभी जानते हो, खूब पढ़ के आओ, बचपन से पढ़ के आ रहे हो। नंबर 1 प्लस, फिर माइनस, फिर इनटू, फिर डिवीजन, भाग की संक्रिया। ये हमारी जो संक्रिया हैं वो सभी क्या हैं, मूलभूत संक्रिया होती हैं 4। प्लस, योग, माइनस, गुणा और भाग, ये हमारी मूलभूत संक्रिया है जो प्लस माइनस इनटू और डिवीजन के रूप में होती है। हमारी बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन जो होती हैं वो क्या होती है हमारी, ये 4 होती है। अब संक्रिया क्या करती है, जो भी संक्रिया है दिए गए सेट से क्या लेगी, 2 अवयव लेगी, और संक्रिया के बाद वो क्या देती है, 1 अवयव देती है। और यदि ये अवयव दिए गए सेट में बिलोंग कर जाए तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। इसे ही क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा साहब, यहां तक कोई समस्या? सेट है, एक सेट है, एक ऑपरेशन है, सेट से अवयव लिए जाते हैं, ऑपरेशन यानी संक्रिया उनको क्या करेगी, हल करने का एक तरीका ऑपरेट करेगी और बाद में क्या देगी, एक एलिमेंट्स ये देगी। अगर ये एलिमेंट्स किस में वापस सी में सेट में बिलोंग कर जाए तो जिस इस ऑपरेशन को ही हम कह देते हैं बाइनरी ऑपरेशन, द्वैआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। बात ये आती है कि जो ये संक्रिया है हमारी, बात ये आती है कि ये जो संक्रिया है हमारे पास जो ऐड कर रहा है कि संक्रिया अनंत हो सकती है, कितनी भी हो सकती है संक्रिया, नहीं कि सब भी बस 4 है। संक्रिया तो बहुत सारी हो सकती हैं, आपके पास इनफाइनाइट संक्रिया हो सकती हैं कि जितने भी आप उनको अनंत संक्रिया हो सकती हैं। लेकिन जो संक्रिया है वो एलिमेंट्स कितने लेती है, 2 ओनली, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने एलिमेंट्स लिए ए और बी। जब 2 एलिमेंट्स लिए जाते हैं तो वो किस फॉर्म में आते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, क्रमित युग्म के रूप में आते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आते हैं। और ऑर्डर फॉर्म को आप जानते हैं, हम पहले बता चुके हैं कि जैसे सेट ए, इसमें मान लो 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, सेट बी, इसमें मान लो आपके 3 और 4 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, 1 का 3, 1 का 4, 2 का 3 और 2 का 4, ये होते हैं ए क्रॉस बी में। तो जो 2 अवयव लिए जाते हैं तो वो किस फॉर्म में लिए जाते हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म में। और ऑर्डर पेयर फॉर्म किस में आती है, ए क्रॉस बी में, अगर सेट ए और बी है। अगर सेट ए ई है तो अगर आपको ऑर्डर लेना और सेट आपका दिया है ए, तो फिर क्या आएगा, ए क्रॉस ए आएगा। यहां चूंकि हमने ए क्रॉस बी लिया है तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में जब 2 एलिमेंट्स लिए जाते हैं तो वो क्रमित युग्म के रूप में लिए जाते हैं। और ये किससे आते हैं, ए क्रॉस बी से आते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास जो सेट दिया है, अगर मान लें हमारे पास जो सेट है वो दिया आपको नेचुरल नंबर, क्या है, 1 2 3 4 5, इस तरह। तो भैया n क्रॉस n में क्या आएगा, n क्रॉस n यानी n से n यानी 1 का 1, जैसे देखो ये होगा n और n, 1 2 3 4 इस तरह से, 1 2 3 4 इस तरह से। तो 1 इससे भी होगा, 1 का 2 से भी होगा, 1 का 3 से भी होगा, 1 का 4 से भी होगा, 2 का 2 से भी होगा, 2 का 3 से भी होगा, 2 का 4 से भी। इसी प्रकार 3 का इससे भी होगा,
1 का इससे भी होगा, इससे भी होगा, इसका इससे भी होगा, इससे इस तरह से आएंगे। तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, 1 1 1 2 1 3, इसी प्रकार पे 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, इस तरह से एलिमेंट्स इसमें बहुत सारे आएंगे। तो n क्रॉस n से, तो जब हम सेट से अवयव की बात करेंगे वहां पर, तो ये n क्या है आपका, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। n क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट। तो जब अवयव लिए जाते हैं तो वो किससे लिए जाते हैं, n क्रॉस n से। हमने सपोज किया कि एलिमेंट्स लिया कैसा 1 2, तो क्या लिखेंगे 1 2 को, बिलोंग्स टू n क्रॉस n लिखेंगे, n क्रॉस n, ना कि n। गलती यही होती है कि 1 2 ले रहे हैं और लिख क्या रहे हैं n, नहीं, 1 2 ऑर्डर पेयर में तो वो कहां से आएगा, n क्रॉस n से आएगा। तो एलिमेंट्स ये लिया। अब बात कीजिए कि भैया प्लस संक्रिया की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, प्लस। तो भैया 1 और 2 से एलिमेंट लिए, इनके बीच में क्या लगाओगे, ऑपरेशन, कौन सी, प्लस। तो बताओ 1 और 2 को जोड़ो, कितना आया 3। अगर ये 3 वापस किस में बिलोंग कर जाए, n में, है क्या है, तो दिया गया। ये क्या कहलाएगा, प्लस बाइनरी ऑपरेशन है। जो नेचुरल नंबर है वो प्लस संक्रिया के लिए क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। n प्लस क्या है आपका, बाइनरी ऑपरेशन, दो आधारी संक्रिया। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, किसी सेट से जो दिया गया सेट उससे दो अवयव लो, ऑपरेशन लगाओ, ऑपरेशन के बाद जो अवयव आए वो वापस किस में आ जाए, उसी सेट में, तो उसे कहते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन। कि सर आपने लिए प्लस संक्रिया के लिए, अगर हमने लिया कि सब 3 4 बिलोंग्स टू कहां करेगा, n क्रॉस n। संक्रिया कौन सी है, प्लस, लगाओ प्लस, 3 + 4 कितना आ गया, 7। अब ये कहां बिलोंग करना चाहिए, n में, क्योंकि n से ले रहे, n में आ रहा है। इसका मतलब नेचुरल नंबर प्लस संक्रिया के लिए क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। अब इससे आगे हम फिर कल कराएंगे आपको। थैंक यू एवरीबॉडी। अगर आपको यह चीज अच्छी लगे तो आप कोई भी चीज अगर आपको कहीं कमी लगती है कि ये चीज सर हम पर अभी नहीं आती है, डिस्कस करनी है, तो आप जरूर बताएं, हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं ये। और आपको अगर हमारा जो चैनल पर जो पढ़ाई है वो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल गुरपत क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।